नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं एएलपी सीबीटी 2 के लिए दोस्त इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वालों के लिए ट्रांसफार्मर। जी हाँ दोस्तों, देखिए ट्रांसफार्मर से हमने पिछले दिन भी क्लास करा दिए थे, उसमें बहुत सारे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए थे। ठीक है, जिससे क्या है, देखिए ट्रांसफार्मर से आपको 2 या 3 नंबर जो है पूछे ही जाते हैं। तो जितना आपको ट्रांसफार्मर में हमने बता दिया है, आज जो हम बताने वाले हैं दोस्तों, अगर उसको पढ़ लेते हैं तो 2 नंबर तो फिक्स है कि आपका आ ही जाएगा। ठीक है, इसलिए दोस्त बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्लास को शुरू से अंत तक के देख लीजिएगा। अब बाकी अगर पीडीएफ लेकर के आपको रिवीजन करना है तो पीडीएफ लेकर के भी रिवीजन कर सकते हैं। वैसे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाला हुआ है, वहां से आप जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले भी बहुत सारे हमने टॉपिक क्लियर किए थे, तो वो सारा का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे ही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर में क्या क्या क्वेश्चन जो बच गए थे उसको आज हम क्या करते हैं कि डिस्कस करके आज ट्रांसफार्मर को खत्म कर देते हैं। ठीक है, चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं। वैसे जान लीजिए कि दोस्त एएलपी सीबीटी 2 को अगर आप मेहनत करके निकाल लेते हैं तो इसके बाद यह जान लीजिए कि अब ज्यादा मेहनत आपको साइको में नहीं करना पड़ेगा। 15 से 20 दिन की क्लास होती है, 15-20 दिन में आप साइको आराम से कंप्लीट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इससे इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा एएलपी सीबीटी 2 में जितना मेहनत करना पड़ रहा है। साइको में कम ही मेहनत करना पड़ता है, लेकिन हाँ ध्यान से मेहनत करना पड़ता है। साइको थोड़ा इंपॉर्टेंट ही होता है, अगर वो क्लियर हो गया उसके बाद तो आराम से हो ही जाएगा नौकरी। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या कर लेते हैं कि इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, कम से कम ट्रेड पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ट्रेड देखिए ट्रेड पास होना बहुत जरूरी होता है। ट्रेड पास होइएगा उसी के बाद तो आपको अगला कोई पेपर चेक ही होगा। ठीक है, तभी आप जो है क्या कर सकते हैं कि आप साइको वाले में जा सकते हैं। ठीक है, तो जरूरी है आपका सबसे पहले ट्रेड को क्लियर करना। चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, ट्रांसफार्मर में जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं और बताते चलते हैं। बने रहिएगा अंत तक के, क्योंकि एएलपी सीबीटी 2 के एग्जाम में दोस्त काफी मदद करेगा ये क्वेश्चन। दिखाते हैं आपको, देखिए ये इसमें पहला नंबर क्वेश्चन ये चीज दे दिया। पहला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है ये चीजें कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का टर्न्स का रेशियो बताना है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में टर्न्स का रेशियो क्या होता है स्टेप डाउन में। ठीक है, स्टेप अप में भी पूछा जाता है, स्टेप डाउन में भी पूछा जाता है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो टर्न्स की संख्या क्या होगी ये चीजें जाना है। टर्न्स मतलब समझते होइएगा कि कोर में जो बाइंडिंग की जाती है उसकी टर्न्स की संख्या कर रहा है, तो स्टेप डाउन की बातें कर रहा है। तो स्टेप डाउन में टर्न्स की संख्या क्या होगी ये चीज हमें जानना है। देखिए स्टेप डाउन में टर्न्स की संख्या जो होती है वो लेस देन 1 होती है। कितनी? लेस देन 1 होती है। जैसे आपको बताते हैं कि ये स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों तरह के ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये ठीक है, तो ये क्या आपका है कि स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों तरह के ट्रांसफार्मर है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें आपको बताते हैं कि इसमें जो होता है स्टेप डाउन की बातें कर रहे हैं ना हम लोग, स्टेप डाउन की, तो ये स्टेप डाउन है। इसमें क्या होता है कि एनपी और एनएस ये क्या होता है कि ग्रेटर देन 1 होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ग्रेटर देन 1 होता है। इसमें क्या होता है कि ये अगर स्टेप अप में पूछ देगा तो एनएस बाई एनपी, और ये ग्रेटर देन 1 होता है, उल्टा हो जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इसमें 1 से कम होता है, इसमें 1 से ज्यादा होता है। तो ये चीज है, इसमें ध्यान रखना वाली बातें है। ठीक है, वैसे आप अगर पढ़े हुए तो स्टेप अप स्टेप डाउन में ट्रांसफार्मर में ये होता है N1 बाई N2 इक्वल टू क्या होता है कि V1 बाई V2, और जो है अगर करंट में जाते हैं तो ये 2 हो जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह के जो है इसमें रेशियो पूछे जाते हैं कभी कभी, इस रेशियो को भी क्या कीजिएगा कि ध्यान रखिएगा, क्योंकि पूछे जाते हैं ये चीजें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते चलते हैं। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है, क्या दे दिया है इसमें कि ये चीज दे दिया है कि एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग किस पर लपेटी जाती है, यानी कि प्राइमरी क्वाइल और सेकेंडरी क्वाइल जो उसमें टर्न्स किए जाते हैं वो किस पर लपेटे जाते हैं, क्वाइल जो बनती है वो क्वाइल किस पर लपेटी जाती है। देखिए वैसे तो सबसे पहले जान लीजिए कि ट्रांसफार्मर जो होता है वो आयरन कोर से बनाई जाती है, आयरन कोर से बनाई जाती है, फिर उसपे जो है टर्न्स की संख्या लपेटी जाती है। तो वो आयरन का कोर होता है जिसपे क्या करता है कि प्राइमरी या सेकेंडरी बाइंडिंग की जाती है। ठीक है, कोर पे, इसको ध्यान रखिएगा किस कोर पे की जाती है ये भी जान लीजिए। क्या प्लास्टिक के कोर होता है, क्या लकड़ी का कोर होता है, या मैग्नेटिक कोर होता है, या वायु का कोर होता है। तो ये मैग्नेटिक कोर होता है। ठीक है, ये लकड़ी उकड़ी का नहीं होता है या वायु का नहीं होता है, मैग्नेटिक कोर होता है, उसी पर प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग की जाती है, इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे कि ये देख लीजिए, ये आपका क्या है कि ये कोर होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि कोर कहते हैं, ध्यान रखना ये चीजें। ये क्या होता है कि कोर होता है। ठीक है, और इसी पे क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है। ये जो आप देख रहे हैं डॉट डॉट लाइन, ये क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इसके चारों ओर क्या होता है कि उत्पन्न होते रहता है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये फ्लक्स होता है, फाई से इसको क्या करते हैं कि इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये प्राइमरी होता है, यहां से क्या किया जाता है कि इनपुट दिया जाता है एसी में, इधर से क्या किया जाता है कि आउटपुट जो है निकाल लिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हाई वोल्टेज प्राइमरी में होता है, उधर सेकेंडरी में भी क्या होता है कि स्टेप डाउन स्टेप अप किस तरह की ट्रांसफार्मर है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर
मान लीजिए कि इधर जो है स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन में है तो लो वोल्टेज देगा, हाई वोल्टेज इधर रहेगा। स्टेप अप है तो इधर हाई वोल्टेज रहेगा, इधर जो है लो वोल्टेज रहेगा। तो इस तरह से होता है, बाइंडिंग भी डिपेंड करती है इस पे, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये सारे कोड पे क्या होता है कि लेमिनेट किया जाता है। लेमिनेट इसलिए किया होता है कि इस पे क्या होता है कि ईडी करंट उत्पन्न ना हो, ज्यादा ईडी करंट उत्पन्न ना हो, जिससे इसकी लॉसेज ना हो, इसलिए इस पे क्या होता है कि लेमिनेट कर दिया जाता है। वैसे अच्छी तरह से पढ़े होइएगा, बता भी चुके हैं हम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते चलते हैं। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है, अगला क्वेश्चन दे दिया कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर मतलब कि आइडियल ट्रांसफार्मर है, उसमें वोल्टेज परिवर्तन का रेशियो जो होता है वो किसके बराबर होता है, ये चीजें जानना है। देखिए एक आइडियल अगर हम ट्रांसफार्मर की बातें कर लेते हैं तो उसमें वोल्टेज की रेशियो की अगर बातें कर लेते हैं तो उसमें वोल्टेज का रेशियो क्या होता है दोस्त, उसमें ये चीज होता है कि सेकेंडरी वाइंडिंग का जो वोल्टेज का रेशियो होता है वो प्राइमरी वोल्टेज के रेशियो के इक्वल होता है। तो ये आपका क्या होगा ना, प्राथमिक में घुमावों की संख्या, द्वितीय घुमावों की संख्या, ठीक है। दूसरी ये चीज जान लीजिए, इसमें दे दिया है कि द्वितीय घुमावों की संख्या बटे प्राथमिक घुमावों की संख्या, ये टर्न्स की बातें कर रहा है, ठीक है। तो टर्न्स में क्या होता है आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि N1 जो होता है वो N2 के रेशियो होता है, उसके बाद ये V1 बाई V2 होता है, और उसके बाद जो है ये I2 बाई I1 होता है, ये होता है। तो इसमें टर्न्स का रेशियो है, तो N1 बाई N2 हो। N1 क्या होता है कि ये प्राइमरी में होता है, ये क्या होता है कि ये प्राइमरी में होता है, और ये क्या होता है कि ये सेकेंडरी में होता है, सेकेंडरी में होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये सेकेंडरी में होता है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी का रेशियो होता है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी का रेशियो होता है। ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर, जैसे कि एसी में देख लीजिए, इसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये प्राइमरी हो गया, यहां से इनपुट एसी में देते हैं, आउटपुट इधर निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें जो है ये नंबर होता है, ये N1 होता है जो टर्न्स की संख्या होती है, ये N2 होता है टर्न्स की संख्या, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि NP बाई NS होता है, ये NP बाई NS यानी प्राइमरी का और रेशियो का टर्न्स की संख्या होती है, और ये जो इक्वल होता है उधर जो वोल्टेज होता है V, ये VS कहिए उसको, या इधर का VP कहिए, ये प्राइमरी का होता है या ये सेकेंडरी का होता है। इधर क्या होता है कि सेकेंडरी का करंट है, इधर जो है प्राइमरी का करंट होता है। तो ये रेशियो में आता है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि एक ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग कहता है कि वाइंडिंग को किसका उपयोग करके इंसुलेटेड किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर में जो वाइंडिंग किया जाता है उसको इंसुलेटेड करने के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, किसका इंसुलेटेड मतलब करते हैं। देखिए इंसुलेटेड का मतलब समझ रहे हैं आप, इंसुलेटेड, इंसुलेटेड मतलब क्या होता है कि जो करंट को क्या करे कि मतलब कि अवरोध करता हो, मतलब कि आइसोलेट करता हो, मतलब कि उसे वोल्टेज या करंट जो है गुजरता नहीं हो, ठीक है। तो वो क्या होना चाहिए, कंडक्टर नहीं होना चाहिए। इंसुलेट का मतलब क्या होता है, इंसुलेट का मतलब कि वह कंडक्टर नहीं होना चाहिए, यही चीजें होना चाहिए, कंडक्टर नहीं होना चाहिए, इंसुलेटेड होना चाहिए, जिससे क्या होती करंट या पास ना हो। तो क्या तांबे के तार से हम लोग इंसुलेटेड करेंगे, उससे तो क्या होगा कि करंट आस पास आना जा मतलब आर पार आते जाते रहेगा, करंट का प्रवाह होते रहेगा, एल्यूमिनियम से होते रहेगा। प्लास्टिक सीट का हम लोग यूज नहीं करते हैं, प्लास्टिक सीट का इसलिए यूज नहीं करते हैं कि हिस्टेरेसिस लॉसेज जो होती है, तो उससे क्या होता है कि ट्रांसफार्मर का कोर जो होता है क्या होता है कि हीट हो जाता है, हीट होगा तो इससे अगर करेंगे तो ये तुरंत पिघल जाएगा, अब पिघलने के बाद फिर इसका मतलब ही नहीं रहता है। इसलिए ना तो इसका करते हैं, ना तो इसका करते हैं, ना तो इसका करते हैं, करते किसका है, इसका करते हैं, कागज और तेल का इस्तेमाल करते हैं इंसुलेटेड के लिए, ये चीज ध्यान में रखिएगा। प्लास्टिक अब कहिएगा कि प्लास्टिक भी तो नॉन कंडक्टर है, इसका भी यूज करते हैं, तो आपको बता दिए हीट की वजह से यह पिघलती है, इसलिए इसका नहीं करते हैं। नहीं तो बेस्ट ऑप्शन यही था मेरे पास में कि प्लास्टिक से इसको इंसुलेटेड कर देते, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन देते हैं कि ट्रांसफार्मर में ईडी करंट नुकसान को कम किया जा सकता है, तो ईडी करंट को लॉसेज को कम कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। ट्रांसफार्मर में एडी करंट के जो लॉसेज होती है उसको कम कर सकते हैं, तो कैसे करते हैं। देखिए एडी करंट को कम करने के लिए क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर पर क्या करते हैं, उसके कोर जो होते हैं जो सॉफ्ट आयरन से बना होता है उस पर क्या करते हैं कि लेमिनेट कर देते हैं, क्या करते हैं कोर को लेमिनेट कर देते हैं। लेमिनेट करके क्या होता है कि आराम से उसका जो है एडी करंट लॉसेज को हम लोग कम कर सकते हैं। तो ये आपका सेकेंड नंबर आंसर होगा कि ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेट करके उसको क्या कर सकते हैं कि एडी करंट के लॉसेज को हम कम कर सकते हैं, ठीक है। लेमिनेट किससे किया जाता है, तो सिलिका जेल होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, सिलिका जेल होता है, उसी से क्या होता है कि उसमें जो है लेमिनेट किया जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए जैसे कि मान लीजिए कि यहां पे आपको दे दिया है, इसमें देख लीजिए
ये आपका क्या है कि ये ट्रांसफार्मर का कोर है, ये जो आप देख रहे हैं ये सब क्या है कि कोर है ये सब, ठीक है। और ये कोर जो है विदाउट लेमिनेटेड है, ये क्या है, विदाउट लेमिनेटेड, इस पे कोई लेमिनेटेड नहीं किया गया है। तो इस पे जो ईडी करंट उत्पन्न होगी वो हाई होगी, ईडी करंट क्या होगी कि हाई होगी, इसको ध्यान में रखिएगा। ईडी करंट हाई होगी, यहां पे हाई होगी है। लेकिन अगर इसमें बात कर लेते हैं ईडी करंट की, तो ये लेमिनेटेड कोर है, क्या है, लेमिनेटेड कोर है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये क्या है, लेमिनेटेड कोर है। अब इस पे क्या होता है कि ये आपका जो है ईडी करंट होती है वो बहुत कम उत्पन्न होती है, तो ये लॉसेज क्या होती है कि बहुत कम होती है, ठीक है, ईडी करंट पे। तो ये चीजें है, यहाँ पे लॉसेज कम होगी ईडी करंट की वजह से, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको क्या करते हैं कि लेमिनेट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या दे दिया है, अगला क्वेश्चन ये दे दिया है कि एक ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिक होगी, अधिकतम होगी, इफिशियंसी कब होगी, किसी भी ट्रांसफार्मर की सबसे अधिक इफिशियंसी कब होती है दोस्त, किसी भी ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी तब होगी जब उसकी लॉसेज, जान लीजिए कि कॉपर लॉसेज जो होगी आयरन लॉसेज के इक्वल होती है। ये जब कॉपर लॉसेज आयरन लॉसेज के क्या होती है कि इक्वल होती है, उस समय ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम इफिशियंसी होती है। अब कहिएगा कि मतलब इफिशियंसी का मतलब कि लॉसेज तो कम होना होता है, लॉसेज नहीं होना चाहिए, तब उसकी इफिशियंसी अधिक होती है, तो बिल्कुल सही है। लेकिन कॉपर लॉसेज जितनी हो रही है उतनी अगर आयरन लॉसेज हो रही है, तो ये क्या हो रहा है कि आपका इफिशियंसी उस समय क्या होगा कि इसका ज्यादा होगा। अब ये कब होगा, ये आपका जो है कब होता है, ये सबसे ज्यादा जो है कॉपर लॉसेज आयरन लॉसेज, जब क्या होता है कि मैक्सिमम लोड पे ट्रांसफार्मर होती है, क्या, मैक्सिमम लोड पे। तो मैक्सिमम लोड पे भी जान लीजिए कि सबसे ज्यादा आपका क्या होता है कि इफिशियंसी अधिक होती है। या ये कॉपर लॉसेज ये जो होता है आयरन लॉसेज के जब इक्वल होती है, ये जान लीजिए लॉसेज जब इक्वल होती है, तब ये चीज जान लीजिए कि दोनों की ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी जो होती है वो सबसे हाई होती है। दो कंडीशन होते हैं, पूछे जाते हैं, कभी कभी आपको मैक्सिमम लोड पे दे देगा, कभी कभी ये कॉपर लॉसेज आयरन लॉसेज दे देगा। तो आपको अगर मैक्सिमम लॉसेज दिया है तो मैक्सिमम लॉसेज आराम से टिक कर सकते हैं, और नहीं तो कॉपर लॉसेज इक्वल टू आयरन लॉसेज अगर दे दिया है तो आयरन लॉसेज दे सकते हैं, जैसा कि इसमें खुद दे दिया है। तो ये आपका क्या होगा कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ना दे तो ध्यान रखना है मैक्सिमम लॉसेज जरूर दे देगा, मैक्सिमम लोड दे देगा। चलिए, और एक चीज जान लीजिए कि इसकी इफिशियंसी कितनी होती है, अगर कह देगा कि कितनी परसेंट इफिशियंसी होती है, तो इसकी जो होती है ये जान लीजिए कि 95 से लेकर के 99 तक के परसेंट तक के इसकी इफिशियंसी मानी जाती है। इतनी दक्षता इसकी ट्रांसफार्मर की होती है, जान लीजिए मैक्सिमम लोड पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी परसेंटेज दे देता है। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर दे दिया है कि उच्च वोल्टेज मतलब कि हाई वोल्टेज को मापने के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ये चीजें जाना है। तो मैक्सिमम अगर ट्रांसफार्मर में क्या करना है आपको कि वोल्टेज को अगर मेजर करना है, वोल्टेज को मेजर करना हो या करंट को मेजर करना हो, तो उसके लिए हम किस तरह के ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे ये जाना है। अब कहिएगा कि ट्रांसफार्मर का यूज तो जनरली क्या होता है कि वोल्टेज को बढ़ाना घटाना ये चीजें होता है, लेकिन कुछ एक ट्रांसफार्मर ऐसे भी है जो वोल्टेज को मेजर करता है कि कितनी वोल्टेज इससे पास हो रही है, किसी भी कंडक्टर से कितनी करंट पास हो रही है, ये भी ट्रांसफार्मर मेजर करती है, ठीक है। उस ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या कहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कहिए, या इसको ये चीजें जान लीजिए कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर ना करके इसको सीटी भी कहते हैं। सीटी कहने का मतलब होता है कि करंट ट्रांसफार्मर, क्या कहते हैं, करंट ट्रांसफार्मर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, आपको सीटी भी दे सकता है, करंट ट्रांसफार्मर भी दे सकता है, या इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी दे सकता है। इससे हम लोग क्या करते हैं कि ये जो वोल्टेज या करंट को क्या करते हैं कि मेजर करने का काम करते हैं। जैसे कि आपको बता देते हैं, देख लीजिए, ये आपका क्या है कि आपका जो है ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है, ठीक है। ये जो है सीटी है, ये क्या है, सीटी है, जिसको हम लोग करंट ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, करंट ट्रांसफार्मर के नाम से। ये क्या करता है कि वोल्टेज या करंट को, जैसे कि ये कंडक्टर होता है तो कंडक्टर इसके अंदर से क्या करता है कि जाता है, और कंडक्टर जाता है तो इसके चारों ओर क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होने से ये पता चलता है, इसमें जो मीटर लगाता है एमीटर, ये क्या करता है कि एम्पियर कितनी करंट प्रवाहित हो रही है इसको मेजर करने का काम करता है। क्या करता है, करंट। आपको पता ही है कि करंट को मेजर जो किया जाता है वो एमीटर में किया जाता है। यहीं पे हम क्या कर सकते हैं कि वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं, तो इससे जितने भी करंट वोल्टेज जो प्रवाहित होगी वो वोल्टेज इसमें क्या करेगी कि मेजर कर लेगी, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इससे
किससे किया जाता है? ये सीटी से, यानी कि करंट ट्रांसफार्मर से किया जाता है। ये जो सीटी सर्किट दे दिया है, सो सीटी सिंबल है ये ध्यान रखिएगा। इसी से हम लोग करंट और वोल्टेज को मेजर करते हैं। ये स्टेप अप या स्टेप डाउन नहीं है, ये वोल्टेज को बढ़ा करके नहीं देता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, सिर्फ मेजर करने का काम करता है। तो एक ट्रांसफार्मर ये भी है, एक आपको पीटी भी देखने के लिए मिलेगा, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ठीक है, वो भी आपको बताएंगे आगे। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है, क्या दे दिया है इसमें कि एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कम करता है। अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या कम करता है? वोल्टेज को कम करता है। क्या करता है? वोल्टेज को, ना कि पावर को, ना तो करंट को कम करता है। स्टेप डाउन वाले में, स्टेप अप की अगर बातें कर लेता है तो स्टेप अप में क्या होता है कि वोल्टेज को बढ़ा करके देता है, लेकिन इसमें डाउन कर दिया तो डाउन किसको कम करके देगा? वोल्टेज को कम करके देता है। इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहां पे देख लीजिए, स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों तरह के आपको ट्रांसफार्मर देखने के लिए मिल रहा है। तो ये क्या है कि स्टेप अप है, तो ये क्या करेगा कि वोल्टेज को इंक्रीज करके देगा। यहां पे क्या होगा कि लो वोल्टेज होगा। क्या होगा? लो वोल्टेज यहां से इनपुट में दिया जाएगा। ये इनपुट होता है, ध्यान रखिएगा, ये इनपुट है। यहां पे क्या किया जाएगा कि यहां पे जो वोल्टेज आएगा, ये वोल्टेज जो आएगा, ये क्या आएगा? हाई वोल्टेज देगा बढ़ा करके। ये स्टेप अप वाला में, स्टेप अप में यहां पे बाइंडिंग क्या होता है कि ये जो इसकी नंबर की बाइंडिंग होती है ये लो होती है प्राइमरी में। सेकेंडरी में जो बाइंडिंग होती है ये एनएस की कहिए, ये बाइंडिंग जो होती है वो हाई होती है, ज्यादा होती है बाइंडिंग। तो इसको ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम इसको करते हैं। अब स्टेप अगर डाउन की अगर बातें कर लेते हैं, ऐसे स्टेप डाउन में जो एनपी की बाइंडिंग होती है वो ज्यादा होती है, हाई होती है। किससे? एनपी में जो बाइंडिंग होती है, एनएस में जो बाइंडिंग होती है वो लो होती है, ठीक है। तो यहां पे जो इनपुट हम लोग जो वोल्टेज देते हैं, ये वोल्टेज ये क्या होता है कि लो होता है, लो नहीं हाई होता है। क्या होता है? तो ये हाई होता है, यहां पे जो वोल्टेज होता है। इधर क्या करता है आउटपुट में, ये वोल्टेज जो देता है, ये वोल्टेज लो देता है यहां पे करके। तो ये स्टेप डाउन है, डाउन में कम करके वोल्टेज देता है, बाइंडिंग अधिक कम होता है, इधर बाइंडिंग ज्यादा होगा। तो ये चीजें इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं ये। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है, क्या दे दिया है इसमें कि ऑटो ट्रांसफार्मर का प्राथमिक कार्य क्या होता है? ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर होता है। ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर की बातें करता है तो ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर में क्या होता है? स्टेप अप पढ़ लिए, स्टेप डाउन पढ़ लिए, एक ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, एक सिटी ट्रांसफार्मर आपको बता ही दिए हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये चीजें जान लीजिए कि ऑटो ट्रांसफार्मर में ये क्या करता है कि वोल्टेज को घटा करके या बढ़ा करके दे सकता है, मतलब कि स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों तरह के काम करते हैं ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर जो होते हैं सो, ठीक है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सेकंड नंबर आंसर होगा कि यह सामान्य बाइंडिंग के साथ स्टेप अप या स्टेप डाउन वोल्टेज का काम करता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, यही काम इसका होता है। स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों तरह के काम करता है ये ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर जो होता है सो, ठीक है। वोल्टेज के आउटपुट में क्या करता है कि वोल्टेज को घटा करके या बढ़ा कर देता है। इसमें जो होता है बाइंडिंग एक ही होता है, ठीक है, इसमें बाइंडिंग एक ही होता है। ये आपका क्या है कि ऑटो ट्रांसफार्मर है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर है। इसमें सेकेंडरी है, इसमें प्राइमरी है। इधर से इनपुट क्या किया जाता है कि दिया जाता है, इधर से आउटपुट निकाला जाता है, ठीक है। ये आउटपुट क्या करते हैं कि निकालते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक ही इसमें बाइंडिंग होता है। आप जो ट्रांसफार्मर देखे थे तो इसमें क्या था कि इधर जो है बाइंडिंग किया जाता था, ये प्राइमरी, इधर क्या होता था कि इधर बाइंडिंग होता था सेकेंडरी। लेकिन इस ऑटो वाले ट्रांसफार्मर में इस तरह का नहीं है, ऑटो वाले ट्रांसफार्मर में इस तरह का नहीं है, इसमें बीच में बाइंडिंग होता है। यही काम क्या करता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का काम करता है ये जो बाइंडिंग होता है सो, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपका क्या होता है कि प्राइमरी का काम करता है, ये वाला जो होता है सो ये प्राइमरी का काम करता है, नीचे वाला जो होता है ये सेकेंडरी का काम करता है, ठीक है। तो ये दोनों का काम करता है। इसमें आपको जान लीजिए प्राइमरी सेकेंडरी दोनों का मतलब वोल्टेज को घटा करके बढ़ा करके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये देते रहता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है, क्या दे दिया है इसमें कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या होता है? आइसोलेशन ट्रांसफार्मर पढ़े होइएगा। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? आइसोलेशन कहिए या इसी को आइसोलेट कहिए, आइसोलेट से ही बना हुआ है। आइसोलेट का मतलब ये चीज होता है कि जो आपका करंट या वोल्टेज जा रहा है उस करंट वोल्टेज को क्या करता है रास्ते से ब्रेक कर देना, तोड़ देना। जैसे कि मान लीजिए कि ये लीनियर जा रहा है,
ये इस तरह से। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है आपको ये चीजें कि ये जो करंट सीधा जा रहा है तो बीच में ब्रेक कर देगा, ठीक है, ये कंटिन्यू जा रहा है लेकिन ये क्या करेगा, आइसोलेट कर देगा यहां से। तो ये क्या होगा, आइसोलेट कर देगा, आइसोलेट कर देगा। तो यहां से जो जा रहा था यहां पे नहीं जाएगा, तो ये ब्रेक हो जाता है। तो आइसोलेट का काम है, ये चीजें होता है कि जो आउटपुट होता है वो आउटपुट को, या दो सर्किट होता है, ये सर्किट ही मान लीजिए एक तरह के सर्किट ही होता है, ये सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है। जिससे क्या होता है, ये वोल्टेज जो होता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है, करंट जो होता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। और क्यों ऐसा होता है, कब होता है, ये चीजें जान लेना है। तो दो सर्किट को ये क्या करता है कि अलग करने का काम करता है। एक सर्किट ये हो गया, एक सर्किट ये हो गया, ये आइसोलेट करने का काम करेगा, बीच में से अलग करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये विद्युत हो गया। अब ये जान लीजिए कि ऐसा कब होता है, क्यों होता है, ये चीजें जान लीजिए। जैसे कि ये आइसोलेट हो गया, आइसोलेट ट्रांसफार्मर हो गया, ये क्या करेगा कि सेफ्टी पर्पज से काम करता है। किससे, सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ये चीजें ध्यान रखिएगा। सेफ्टी के लिए कब, जब मान लीजिए कि हाई वोल्टेज आ गया, उतनी जरूरत नहीं है, ये क्या करेगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा, वोल्टेज को आउटपुट देगा नहीं। या लो वोल्टेज हो गया जिसकी वजह से लगेगा कि आगे क्या होगा कि क्षति हो सकता है, ये क्या करेगा कि ब्रेक कर देगा, सर्किट को आगे जाएगा नहीं। तो ये आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर होता है, इसको ध्यान में रखना है। अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर क्या दे दिया है क्वेश्चन, अगला नंबर ये चीजें दे दिया है कि सीटी यानी कि करंट ट्रांसफार्मर, जो आपको हम बता दिए थे, उसका उपयोग जो है किसके लिए किया जाता है। तो सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज या करंट को मेजर करने का काम करता है, जिसको हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के नाम से भी जानते हैं, यही जानते हैं हम लोग। तो ये चीजें है आपका, देख लीजिए इसमें क्या करेगा, करंट वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है, बिल्कुल नहीं, सर्किट को मापने और उसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो सर्किट को मापने या सुरक्षा के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए नहीं करते हैं इसी के लिए, ये मेजर करने का काम करता है, एक तरह से कहिए मेजरिंग होता है ये, ठीक है। क्या होता है, सर्किट को मापने में, सर्किट में आपका जो है करंट या वोल्टेज जा रहा है तो उसको मेजर करने का काम करता है, प्लस सुरक्षा की दृष्टि से भी सीटी लगाया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे कि ये आपको बता ही दिया है ना कि यहां से करंट जाएगा, यहां से जो है अमीटर लगा हुआ है, तो अमीटर से क्या कर सकते हैं, आराम से हम करंट या वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर भी लगा करके हम वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। मीटर लगा हुआ है तो ये क्या करेंगे कि आराम से करंट को मेजर कर सकते हैं। तो सीटी का काम ये होता है सेफ्टी के पर्पज से कि इससे हाई करंट जो है ना जाए, अगर हाई करंट जाता है तो ये अलाउड नहीं करता है, तो ये सेफ्टी के पर्पज से भी लगाया जाता है। ये सीटी जो होता है, सीटी का बाइंडिंग इस तरह से होता है जो सीरीज में लगा होता है, ठीक है। ये जो देख रहे हैं ये कंडक्टर होता है, यही से क्या होता है कि करंट जो है क्या होता है कि प्रवाहित होते रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीजें है, इसको ध्यान में रखना है। अगले नंबर देखिए, अगला नंबर एक क्वेश्चन क्या कहा गया है दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि एक संभावित ट्रांसफार्मर यानी कि पीटी मतलब कि पोटेंशियल हो गया, ठीक है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर देख लीजिए, यहाँ पे पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का जो होता है वो द्वितीयक वोल्टेज क्या होता है। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में द्वितीय वोल्टेज क्या होता है, प्राइमरी वोल्टेज के यहाँ का आता है, प्राइमरी वोल्टेज से अधिक होता है, या प्राइमरी वोल्टेज के बराबर होता है, या प्राइमरी वोल्टेज से कम होता है। तो ये कम होता है, क्या होता है, कम, ठीक है। सेकेंडरी में जितनी वोल्टेज होती है उससे क्या होता है कि प्राइमरी में कम वोल्टेज होती है, इसको ध्यान में रखिएगा। बताते हैं आपको पीटी का यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का। ये देखिए पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है ये आपका, इस पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में देख लीजिए ये क्या होता है कि प्राइमरी में क्या होता है कि हाई वोल्टेज होती है। कितनी होती है, हाई वोल्टेज ये प्राइमरी में होती है, लेकिन सेकेंडरी में क्या होती है कि सेकेंडरी में ये लो वोल्टेज होती है, ठीक है, लो वोल्टेज सेकेंडरी में। तो इसको ध्यान में रखना है, हाई वोल्टेज और उधर सेकेंडरी में लो वोल्टेज होती है, तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर क्या दे दिया है क्वेश्चन, अगला नंबर ये दे दिया कि ट्रांसफार्मर कोर हानि निर्भर करती है, ट्रांसफार्मर का कोर जो है हानि किस पे निर्भर करती है ये जानना है। तो ट्रांसफार्मर का कोर जो होता है वो लॉसेज जो होती है वो किसकी वजह से होती है, आपको ये चीजें पता ही है कि किसकी वजह से होती है। ट्रांसफार्मर कोर की हानि किस पर निर्भर करती है, अच्छा हानि लॉसेज जो होती है सो ईडी करंट की वजह से लॉसेज होती है, तो ईडी करंट जब उत्पन्न होती है तो वो किसकी वजह से उत्पन्न होती होगी, ये चीजें जानना है। देखिए इसमें आपको बताते हैं कि लॉसेज जो होती है, ये लॉसेज जो होती है वो लॉसेज जो समानुपाती होती है, ये जान लीजिए पहली नंबर चीजें कि वोल्टेज के समानुपाती होती है, किसके, वोल्टेज के। वोल्टेज जितना बढ़ेगा उतना लॉसेज होगा। दूसरी नंबर ये लॉसेज जो होती है फ्रीक्वेंसी के बराबर भी होती है, फ्रीक्वेंसी, ये चीजें जान लीजिए। और तीसरी ये चीजें जान लीजिए आप कि वोल्टेज जो होगी वो समानुपाती होती है फ्रीक्वेंसी के। वोल्टेज जितना बढ़ाइएगा ये चीजें जान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी उतनी बढ़ती चली जाएगी, फ्रीक्वेंसी जितनी बढ़ेगी उतनी जो है आपकी लॉसेज बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए
अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये दे दिया कि विद्युत संचरण में, विद्युत संचरण मतलब पावर ट्रांसमिशन की बातें कर रहा है, तो पावर ट्रांसमिशन में प्रयुक्त होने वाला ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं, ये चीजें जानना है। ठीक है, तो पावर ट्रांसमिशन होता है, तो पावर ट्रांसमिशन में किस तरह के जो है ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, ये चीज जानना है। देखिए उसके लिए पावर ट्रांसफर होता है, पावर ट्रांसफार्मर ही कहते हैं, पावर के नाम से ही आराम से आप पता कर लगते हैं कि चलो ठीक है पावर लगा हुआ है, ट्रांसमिशन यानी कि पावर ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, तो पावर ट्रांसमिशन में पावर ट्रांसफार्मर का ही यूज किया जाता है, सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, चलिए बाकी देख लीजिए, ये वितरण वाली जो होती है ट्रांसफार्मर, ये वितरण वाली ट्रांसफार्मर कहाँ यूज की जाती है, वितरण वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होती है वो जैसे कि मोटर हो गया, ठीक है, पंपिंग सेट हो गया, वहां पे ये क्या होता है कि ये ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। ऑडियो ट्रांसफार्मर हो गया, ऑडियो के नाम से ही पता चलता है कि ऑडियो जो एम्पलीफायर ये सब लगा होता है उसमें क्या होता है कि ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर का आपको पता ही हो गया कि ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि प्राइमरी सेकेंडरी दोनों होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर में वहां लगाते हैं जहां पे हमें प्राइमरी सेकेंडरी ट्रांसफार्मर अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। क्या है कि हमें ऑटोमेटिक वोल्टेज को घटा कर बढ़ा करके दे, वहां पे हम क्या करते हैं कि जो है ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं जो सेफ्टी के पर्पज से होता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर दे दिया है कि विद्युत अलगाव मतलब कि आइसोलेशन। ठीक है, आइसोलेशन की बातें कर रहा है, आइसोलेशन के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं ये जाना है। देखिए आइसोलेशन के लिए कहता है तो आइसोलेशन के लिए जो है आइसोलेशन ही ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। किसका, आइसोलेशन के लिए आइसोलेशन ट्रांसफार्मर ही यूज करते हैं। आइसोलेशन के लिए हम लोग बता ही दिए कि आइसोलेशन किससे किया जाता है, आइसोलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, आइसोलेशन अरे आइसोलेशन, आइसोलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, आइसोलेशन के लिए ऑयल अब प्लस किसका यूज कर लेते हैं हम लोग, ये पेपर या कागज का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों से क्या करते हैं कि ट्रांसफार्मर को आइसोलेटेड करते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा भी गया था। तो ये दोनों मिलाकर के क्या करता है कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का निर्माण करता है। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगली नंबर देख लीजिए, कहता है कि ट्रांसफार्मर में मुख्य नुकसान क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर में मेन जो है लॉसेज क्या होती है, ये चीज जानना है। देखिए ट्रांसफार्मर में मेन लॉसेज की अगर बातें कर लेते हैं तो मेन लॉसेज तो एक तरह से जान लीजिए कि उसमें लॉसेज क्या क्या होती है। एक तो मैकेनिकल लॉसेज होती है, आयरन लॉसेज होती है, कॉपर लॉसेज होती है, यही ना होती है। तो इसमें जान लीजिए कि मेन लॉसेज जो हिस्टेसिस लॉसेज भी होती है। तो ये आपका क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा कि कॉपर और हिस्टेसिस लॉसेज जो होती है ये मेनली रूप से होती है, वो भी ईडी करंट की वजह से। ईडी करंट कब उत्पन्न होती है, जब आयरन कोर पे हम लेमिनेट नहीं करते हैं तो ज्यादा उत्पन्न होती है, और लेमिनेट कर देते हैं तो हिस्टेसिस लॉसेज या कॉपर लॉसेज का ये उसको कम कर देता है। ठीक है, तो ये चीजें है इंपॉर्टेंट है। अच्छा तो दोस्त इतने क्वेश्चन थे जो आपके ट्रांसफार्मर से थे, जो काफी इंपॉर्टेंट थे। पिछले क्लास में भी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है ट्रांसफार्मर से बता दिए थे क्वेश्चन, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। बाकी इसका पीडीएफ भी आपको क्या करेंगे कि हम टेलीग्राम पे ही सेंड कर देंगे, वहां से आप लेकर के आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बाकी आगे अगले वीडियो जो है किस टॉपिक पे आएगा वो आपको हम आएगा वीडियो देख लीजिएगा। बाकी जो लोग नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप लोगों का एग्जाम नहीं होता है तब तक की कंटिन्यू क्या होगा कि वीडियो आती रहेगी। ठीक है, इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेनिफिट करेगा। देखिए नॉलेज कहीं से हो, नॉलेज कहीं से भी मिले दोस्त, नॉलेज ले लेना चाहिए। ठीक है, ये नहीं समझना चाहिए कि ये छोटा है ये बड़ा है वो क्या हमें नॉलेज देगा, इस तरह की बातें बिल्कुल मन में मत लाइएगा। हमेशा पॉजिटिविटी बना कर रखिएगा और ये दिमाग में कभी मत लाइएगा कि हमसे ना निकलेगा या हमसे ना होगा। अरे इंसान ही है, इंसान से ही होगा। अब दिमाग में ये सेट कर लीजिएगा कि हमसे ना होगा तो किसी से नहीं होगा, सीधा पॉजिटिव दिमाग में रखिए और जरूर होगा। ठीक है, हम भी जो है काफी फेलियर थे, फेलियर होने के बाद हम भी सक्सेस हुए, हम भी रेलवे में जॉब लिए, तो काफी जो हमें भी क्या हुआ कि स्ट्रगल करना पड़ा, सही गाइडलाइन नहीं मिल पाया था, काफी समय हो गया था, हम भी फ्रस्ट्रेट हो चुके थे जो है जॉब की तैयारी करते करते। लेकिन एटलीस्ट जो है कंटिन्यू जो लगा रहा उसका जरूर होता है। हम भी लगे हुए थे, हमें भी लास्ट में रेलवे में सिलेक्शन हुआ। ठीक है, तो आप भी लगे रहिएगा, बिल्कुल सिलेक्शन होगा। जो लगेगा वही आगे बढ़ेगा, जो नहीं लगेगा वो आगे कहां से बढ़ेगा। आप बीच मझधार में ही छोड़ के चले जाइएगा, क्या आप पार लगाइएगा, नहीं लग पाएगा पार। इसलिए बिल्कुल बीच मझधार में मत छोड़िए, अब मत छोड़िएगा आधा पढ़ाई। जितना पढ़े हैं उतना अगर बीच में छोड़ देते हैं तो फिर आगे जो पिछला जो पढ़ रखे हैं उसका कोई मायने ही नहीं रह रहा। फिर क्यों पढ़े आप, पढ़े नॉलेज के लिए पढ़े, अच्छी चीजें हैं, लेकिन चलिए जिस एम के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं उस एम को पूरा कीजिए, जरूर होगा, आपसे ही होगा।
ठीक है। चलिए फिलहाल दोस्त चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा, वहीं पे ये पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे, ठीक है, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। चलिए फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।